नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। और इस क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट समिट के बारे में, जो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2023 में हुए हैं, जिनसे यूपीएससी 2024 में आप लोगों के लिए प्रश्न बन सकता है। इसका पार्ट 1 कल हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 2 के तहत कुछ शिखर सम्मेलन को कवर करेंगे। पार्ट 1 इसका या और भी इस सीरीज में, रैपिड रिवीजन सीरीज में जो भी क्लासेज हुई हैं आप लोगों के यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब आपको हमारे चैनल के वीडियो कॉलम में उन सब की वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो आइए फिर इस क्रम में शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट समिट 2023 का पार्ट 2। पार्ट 2 में भी कुछ शिखर सम्मेलन है जो आपको इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जो ध्यान में रखने चाहिए। तो पहला जो है वो है आसियान। आसियान जो कि इंडोनेशिया में हुआ 2023, और ये 20वां आसियान इंडिया समिट है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो खास तौर से क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें हिस्सा लिया। ये कहां पे हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। और 20वां है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान भारत शिखर सम्मेलन। इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया। ये ध्यान में रखेंगे कहां पे हुआ था, आपको ये ध्यान में रखना होगा, जकार्ता इंडोनेशिया में, और ये 20वां था। इस शिखर सम्मेलन के लिए भारत के लिए आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना, स्वतंत्र और खुले एवं नियम आधारित इंडो पैसिफिक, ये ध्यान में रखेंगे, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, हिंद प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का अवसर है। तो कोई भी समिट होता है, वो समिट क्या होता है कि आपस में मिल करके जो भी उनके बीच चीजें हैं, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे जलवायु से संबंधित हो, चाहे इंडो पैसिफिक एरिया से हो, आपस में सहमति और संतुष्टि के लिए ये सभी समिट आयोजन किए जाते हैं। तो इसी क्रम में जो आसियान है, आसियान में भारत का क्या है कि भारत आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए और मजबूत करने के लिए, और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक का जो एरिया है ना, इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि के लिए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये जो 20वां आसियान भारत से शिखर सम्मेलन है, इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है? अगर हम इसकी विशेषताओं पर बात करें तो ये है बेसिकली कि भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने? भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान इंडिया समिट 2023 में 12 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। किन किन क्षेत्रों में है ये? तो ये है आपका कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, समकालीन चुनौतियों का समाधान, जन जन के बीच संपर्क तथा रणनीतिक जुड़ाव को मजबूत करना। इन सेक्टरों में 12 प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किए। कौन कौन से 12 प्रस्ताव हैं उनके बारे में भी अगर हम देखें तो 12 सूत्री जो प्रस्ताव हैं उनमें ये निम्नलिखित चीजों को शामिल किया गया है, जैसे कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारा, इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करना, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और पश्चिमी एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। ठीक है, इनको आपस में जोड़ने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से प्रस्ताव हैं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को आसियान साझेदारों के साथ साझा करने की पेशकश की गई है। भारत का जो भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमारी सहभागिता को बढ़ाने के लिए एक ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने और तथा आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक और अनुसंधान संस्थान के समर्थन के नवीकरण की भी इसमें घोषणा की गई है। तो ये 12 सूत्री प्रस्ताव में आप ये ध्यान में रखेंगे क्या क्या बातों पे है। बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के समक्ष आने वाले मुद्दों को सामूहिक रूप से उठाने का आह्वान किया गया है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा भारत में स्थापित किए जा रहे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में शामिल होने के लिए आसियान देशों को आमंत्रित किया गया है। मिशन लाइफ, जो कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली के रूप में भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, उसमें मिशन लाइफ पर एक साथ कार्य करने का आह्वान किया गया है। जितने भी जन औषधि केंद्र हैं, इनके माध्यम से व्यक्तियों को सस्ती और गुणवत्ता पूर्व जो दवाएं हैं वो उपलब्ध कराने में भारत के अनुभव को साझा करने की पेशकश की गई है। कि आपने देखा ना कि भारत ने कैसे हर जगह जन औषधि केंद्र खोला है और इसके तहत सस्ती दवाएं, सस्ती जेनरिक दवाएं वो जनता को अवेलेबल कराया जाता है। तो इसके बारे में, इस अनुभव के बारे में इसमें बताया गया है।
और पहलों में अगर बात करें तो आतंकवाद, आतंकी वित्त पोषण, साइबर दुष्प्रचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का कि इंडिया और आसियान देश मिलकर के लड़ेंगे। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन में शामिल होने के लिए आसियान देशों को आमंत्रित कर आपदा प्रबंधन में सहयोग का आह्वान किया गया है कि कोई भी अगर डिजास्टर आता है तो इंडिया और आसियान देश आपस में मिलकर के काम करेंगे। समुद्री सुरक्षा, रक्षा, डोमेन जागरूकता पर सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया है। तो ये सब जो वो मांगे हैं, जिन मांगों पे जो 12 सूत्री प्रस्ताव हैं, इन पे इस आसियान बैठक में बात की गई है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। अब ये आसियान देशों के बारे में अगर हम थोड़ा देखें क्या है, क्योंकि इसके बारे में भी आपको जानना बनता है। तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, तो आपको ईयर वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। आसियान घोषणा इसके तहत हस्ताक्षर किया सभी संस्थापक सदस्यों ने बैंकॉक में हुआ था, तो इसे बैंकॉक घोषणा भी कहा जाता है। इस पे इन संस्थापक देशों ने हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी। इस संगठन का जो लक्ष्य है वो है कि इन देशों में स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ाना। जो भी आसियान देश हैं उनके बीच स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य राज्यों ने के अंग्रेजी नामों के वर्णमाला क्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष बदलती रहती है, ठीक है ना। अंग्रेजी नामों का जो वर्णमाला है PS और थाईलैंड, इनका क्या है ना कि इनका जो अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर है और जिस क्रम में आता है, ठीक है ना, जैसे ABCD से लेके Z तक होता है ना, उस क्रम में इन देशों का नाम, जैसे इंडोनेशिया का I हो गया, मलेशिया का M हो गया, फिलीपींस का P हो गया, सिंगापुर का S हो गया, थाईलैंड का T हो गया। तो अंग्रेजी अल्फाबेट में ये जिस क्रम में आते हैं, ये I है ना, हाँ, जिस क्रम में आते हैं उस क्रम में अध्यक्षता ये करते हैं। अगर इनमें सबसे पहले आई आता है तो आई के बाद जो अल्फाबेट आएगा वो फिर ऐसे, इस क्रम में नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, ये ध्यान में रखिएगा। ABCD से लेकर Z तक बढ़ते हुए क्रम में इन अक्षरों का जो क्रम आएगा इन वर्ड का, उसके अनुसार ये ध्यान में रखिएगा। अध्यक्षता प्रतिवर्ष की जाती है। यह क्षेत्र जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ऐसा माना जाता है कि वर्ष 2050 तक यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। आसियान जो ग्रुप्स है इनकी बात हो रही है, ठीक है। इसके सदस्य में अगर बात करें तो आसियान जो है 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। इनमें कौन कौन से राष्ट्र हैं? इनमें ब्रुनोई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। अभी इसमें इतने राष्ट्र हैं, ठीक है, वो तो संस्थापक थे। अब इन 10 राष्ट्रों में भी अगर जो आपका इसकी अध्यक्षता की बात है, इन 10 राष्ट्रों के नाम का जो पहला कैपिटल है उस कैपिटल से अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार जो सीक्वेंस है, ए से लेके जेड के क्रम में जो सीक्वेंस आएगा उस सीक्वेंस के अनुसार ये अध्यक्षता करते हैं। क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है 18वां ईस्ट एशिया समिट, और ये भी ध्यान में रखेंगे ये भी इंडोनेशिया में हुआ था, जकार्ता में। और ये समिट जो है 18वां ईस्ट एशिया समिट और ये जो आसियान शिखर सम्मेलन है वो दोनों एक ही जगह पे हुआ था, लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग देख रहे हैं इनको, हुआ दोनों एक ही जगह पे था, ये भी ध्यान में रखिएगा। आसियान का इंडोनेशिया में हुआ था 2023, 18वां है ये। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है ईस्ट एशिया समिट, 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्या है, EAS, इसके बारे में। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इंडोनेशिया गए थे आसियान में लेने, तो इसमें भी भाग ले लिया था, ये भी वहीं पे उसी समय आयोजित हुआ था। इन्होंने क्या है, और दोनों में एक साथ ही भाग लेने गए थे, दोनों उस समय इंडोनेशिया में हुआ था, जकार्ता में। क्या खासियत है इस 18वें पूर्वी एशिया से शिखर सम्मेलन की, इसकी विशेषताओं की बात करें तो पूर्वी एशिया से शिखर सम्मेलन के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की गई। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने EAS तंत्र के लिए ईस्ट एशिया जो शिखर सम्मेलन है उसके लिए महत्व पे बल दिया और इसे मजबूत करने के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की कि भारत इस पे हमेशा समर्थन करता रहेगा। आसियान की केंद्रीयता के लिए भारत ने मजबूत समर्थन और एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। एक्चुअली ईस्ट एशिया में भारत और आसियान देश ये सभी मिल करके इसके लिए काम करते हैं और ये भी पैसिफिक, इंडो पैसिफिक एरिया में ही सुनिश्चितता को बरकरार रखने के लिए खुले और नियम आधारित, तो ये ध्यान में रखिएगा।
और ये आपको पता है कि इंडो पैसिफिक एरिया के लिए क्वाड भी काम करता है। पार्ट 1 वाला जो सीरीज है इसका, उसमें उसमें हमने क्वाड के बारे में भी देखा था। तो क्वाड का दूरगामी लक्ष्य और वैश्विक चुनौतियां भी इस पे है कि प्रधानमंत्री ने इस पे चर्चा की कि जो क्वाड का दूरगामी लक्ष्य है, क्योंकि क्वाड में भारत भी शामिल है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ, तो सहयोग इस पे करना साथ में और मिलकर के आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, लचीली आपूर्ति श्रृंखला जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए किए जाने वाले प्रयास भी इसमें शामिल होंगे। तो ये सभी बातें हुई आपके ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में। इसमें आगे बात करें तो जलवायु परिवर्तन आजकल सबसे ज्यादा मुद्दा ये बना हुआ है, ज्यादातर वैश्विक से शिखर सम्मेलन में इस पे बात होती है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए भारत इसमें क्या पहल करेगा, इसमें वो भी बात की गई कि सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने हेतु भारत की ISA, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है, CDRI, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, भारत का जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए मिशन है लाइफ मिशन, वन सन वन वर्ल्ड जो ग्रिड भारत ने स्थापित किया है, इन सब पहलों पे भारत ने प्रकाश डाला, इस पे बात की जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए। और ये सभी जो पहल हैं ये भारत सरकार की पहल है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लें क्या खास है। तो इसकी स्थापना 2005 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी। आसियान के नेतृत्व में ही इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 2005 में, ठीक है, पूर्वी एशियाई देशों के लिए। इसके लिए क्या है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एकमात्र नेतृत्वकर्ता मंच है। ये पूर्वी एशिया से शिखर सम्मेलन जो ये है, इंडो पैसिफिक एरिया में नेतृत्व करने वाला एकमात्र मंच है जो रणनीतिक महत्व के राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु सभी प्रमुख भागीदारों को साथ में लाता है। ठीक है, आसियान के कंट्रीज भी इसमें आएंगे और जो इस आपके पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में जो देश है वो सभी एक साथ इसमें आते हैं। ये जो है वो स्पष्टता, समावेशिता, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, आसियान केंद्रीयता, ठीक है, क्योंकि आसियान के नेतृत्व में इसका गठन हुआ है, और प्रेरक शक्ति के रूप में आसियान की भूमिका जैसे सिद्धांतों पर यह काम करता है। पूर्वी एशिया समूह का विचार पहली बार 1991 में तत्कालीन मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने इन्होंने इसके बारे में पहली बार प्रस्ताव दिया था। तो ये भी आप ध्यान में रखना। बस पहला शिखर सम्मेलन इसका 14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। तो इस तरीके से इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। इसके सदस्य कौन है EAS में? तो EAS में 18 सदस्य शामिल हैं। उस 18 सदस्य में आपके 10 आसियान वाले देश हो गए। कौन कौन से? ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 आसियान कंट्रीज के सदस्य देश हैं EAS के। इसके साथ साथ 8 इसमें संवाद भागीदार देश भी हैं। वो कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, भारत है, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और अमेरिका। ये इसके 8 संवाद भागीदार है। तो टोटल इसमें 18 सदस्य आपके पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के हैं। ये लोग आपस में 6 क्षेत्रों में प्राथमिकता देते हैं सहयोग में एक दूसरे का, खासतौर से पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में, वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और महामारी, रोग, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और आसियान कनेक्टिविटी। इन सब क्षेत्रों में सभी देश आपस में मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसमें अगर आप बात करें कि भारत और पूर्वी एशिया से शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है भारत के लिए, तो ये थोड़ा सा या इनके संबंधों के बारे में हम थोड़ा सा जाने। तो भारत जो है 2005 से ही, जब इसका गठन हुआ था, तभी से ही इस सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। ठीक है, और इसकी सभी बैठकों व गतिविधियों में भारत सक्रिय रूप से हमेशा भाग लेता रहा है। भारत EAS को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, पूर्व की ओर देखो नीति, जो भारत अपने से पूर्व की ओर के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कोशिश करता है, उसी नीति के तहत इसे और आगे बढ़ाने और आसियान तथा अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में इसे भारत देखता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। नवंबर 2019 में बैंकॉक में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने हिंद प्रशांत महासागर पहल की शुरुआत की थी। भारत ने 2019 में इसमें बैंकॉक में आयोजित हुआ था ये शिखर सम्मेलन, उस पर भारत ने हिंद प्रशांत महासागर पहल की यहां पे शुरुआत की। इसका उद्देश्य है एक सुरक्षित और धार्मिक समुद्री क्षेत्र के निर्माण के लिए साझेदारी सुनिश्चित करना इन सभी देशों के साथ आपस में मिलकर के हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। भारत ने आपदा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य,
कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का विरोध जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ईएएस के सहयोग में योगदान भी दिया है। तो ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और हम पढ़ेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, GRCA लॉन्च हुआ। अभी जो COP28 हुआ था उसमें ये लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, क्या खास बात है, क्या क्या चीजें हैं इस पे, तो इसके बारे में हम देखते हैं। इस बार के COP28 का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। क्या है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में। ठीक है, जैसे भारत में रिवर सिटीज अलायंस चलता है, उसी तरीके से वैश्विक स्तर पर रिवर सिटीज अलायंस का अर्थ यह है कि नदियों के पुनरुद्धार के लिए, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन चल रहा है, नमामि गंगे कार्यक्रम चलता है, उन नदियों के बारे में जो शहरों से होकर के गुजरती हैं, उन नदियों के संरक्षण के लिए काम किया जाता है। तो इससे प्रभावित होकर के और भी देशों को सीखना, और वैश्विक स्तर पे इस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे भारत को सीखना, इन सब कनेक्टिविटी के लिए ये शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, COP28 में हुआ है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रीलिम्स के लिए। तो भारत के रिवर सिटीज अलायंस से प्रेरित होकर 9 देशों ने, ठीक है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के दौरान 10 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया। COP28 क्या है, संयुक्त राष्ट्र का है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 28वां सम्मेलन है, इसीलिए COP28 इसका नाम है। और इसी सम्मेलन में क्या किया गया है कि भारत का जो रिवर सिटीज अलायंस है, इससे प्रेरित होकर के 9 देशों ने ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को क्या किया है, लॉन्च किया है। क्या प्रमुख बिंदु है इसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखें तो ये बेसिकली इसलिए है कि शहरी क्षेत्रों में नदी केंद्रित विकास को बढ़ावा देने के लिए विचार करने, उसके लिए नेटवर्क बनाने, सीखने के लिए वैश्विक नदी शहरों के लिए एक अनूठा मंच है। इस अलायंस में भारत के अतिरिक्त 8 अन्य देश हैं। कौन कौन, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र और घाना। ये देश हैं जो मिलकर के ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को लॉन्च किए हैं COP28 में। ये जो GRCA है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, इसको क्या है कि विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये स्टार बना लेना, बल्कि एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, ये जो बैंक है ना, ये बैंक इसके लिए क्या है, फंडिंग एजेंसियों के रूप में काम करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के लिए जो फंड जाएगा वो कहां से जाएगा, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, इनके तहत फंड जारी होगा। इस अलायंस के तहत 8 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मिसिसिपी नदी शहरों और कस्बों की पहल MRCTI के साथ सामान्य प्रयोजन के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया, जो अमेरिका के मिसिसिपी नदी के किनारे पर स्थित 124 शहरों और कस्बों का प्रतिनिधित्व भी करता है। अमेरिका का मिसिसिपी शहर जो कि नदियों के किनारे पर स्थित, वहां पे मिसिसिपी नदी शहरों कस्बों की पहल चलती है। MRCTI जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन चलता है, तो इन दोनों ने भी मिलकर के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। अब रिवर सिटीज अलायंस क्या है, ठीक है, क्योंकि आपने तो ग्लोबल स्तर पर जो हुआ COP28 में आपने देख लिया। अब भारत का जो रिवर सिटीज अलायंस, इसके बारे में आप जो देख लें, ये भारत में नदियों के किनारे स्थित शहरों के सतत प्रबंधन का एक विचार मंच है। ठीक है, कि जो भी भारत के शहर नदियों के किनारे बसे हैं उनके प्रबंधन के लिए इसे नवंबर 2021 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया रिवर सिटीज अलायंस को। किस उद्देश्य से इसका हुआ है, तो इसकी पहल के तहत उद्देश्य है कि नदी संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा में वैश्विक स्तर पर प्रयास करना, और अभी हुआ भी COP28 में। इस योजना के तहत शहरी नियोजन में नदियों को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता पर कार्य किया जा रहा है, कि जो शहर में जो नदियां हैं जो शहर की वजह से प्रदूषित हो रही हैं, तो उनके संरक्षण, इन सब के लिए उपाय करना। ठीक है, रिवर सिटीज अलायंस में भारत के 142 नदी शहर शामिल है, ये ध्यान में रखिएगा। यह सदस्यों के लिए उनकी प्रशासनिक सीमाओं के भीतर शहरी नदियों की स्थिति को बढ़ाने से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक समर्पित मंच के रूप में कार्य करेगा।
तो ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ये इस बार के लिए हो सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से संबंधित है, तो इसके बारे में तो हम लोगों ने करंट की क्लास में बहुत बार पढ़ा है। बस थोड़ा सा आप यहाँ पे ये देख लेंगे कि इस मिशन को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 12 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया था। आपको डेट और ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। जो एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ये जो है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन, इसके लिए जो अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके अंतर्गत इसका भी गठन किया गया है। ठीक है ना, एक अथॉरिटी का गठन राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिक प्राधिकरण बनाया गया है। किस उद्देश्य से ये मिशन है? तो गंगा में प्रदूषण को कम करना, गंगा नदी का मूल्यांकन करना। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो महानिदेशक है वो अशोक कुमार है। ये सबको कुछ बेसिक सी बातें जो आपको ये पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर अगला एक और जो हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो क्या है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2023 हरित ऊर्जा के क्षेत्र में। और ये भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने बताया ना कि पर्यावरण के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, हरित ऊर्जा के लिए इस समय हर आपके शिखर सम्मेलन और इनमें बातचीत होती रहती है। तो ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंस है हरित हाइड्रोजन को लेकर के ही, नाम है हरित हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार के द्वारा नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2023 में ही। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा नई दिल्ली में 3 दिन का कार्यक्रम था। इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना और वैश्विक स्तर पर डीकार्बोनाइजेशन के जो लक्ष्य रखे गए हैं, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत भी है, उसके लिए एक सिस्टम बनाना और उस सिस्टम के तहत उसको आगे बढ़ाना। तो इसी उद्देश्य के साथ किया गया है। क्या क्या मेन की पॉइंट्स हैं इस पहल के तहत, आपको ये देख लेना चाहिए शॉर्टकट में कि हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकियों पे बात की गई है कि हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए विभिन्न तरीकों जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मोकेमिकल, जैविक, फोटोकैटालिसिस आदि पर केंद्रित होना चाहिए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इनमें ये जो ऊपर वाली टेक्नोलॉजी है, इन टेक्नोलॉजियों को विकसित करना और उनकी लागत कम करने की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किन किन मुद्दों पर बात हुआ है। हाइड्रोजन भंडारण और वितरण पर भी बात हुई है कि हरित हाइड्रोजन का भंडारण और परिवहन से संबंधित अगर कोई भी मुद्दा है तो उस पर काम किया जाएगा, जैसे संपीड़न, द्रवीकरण, धातु हाइड्राइड, अमोनिया का निपटान वगैरह। यह हाइड्रोजन पाइपलाइनों, ईंधन भरने वाले स्टेशनों आदि की क्षमता की जानकारी भी एकत्रित करेगा इसके तहत। इस पे आगे अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन अनुप्रयोग की बात की गई है कि किस तरीके से। तो यह जो है इसका जो थीम गतिशीलता, उद्योग, विद्युत उत्पादन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन के अनुप्रयोगों पर केंद्रित होगा। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए गतिशीलता में, इंडस्ट्री में, विद्युत उत्पादन में, इन सब चीजों में। इसमें ईंधन अथवा फीड स्टॉक के रूप में हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लाभों और चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। तो ये सब बातें हुई है नई दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ। हरित वित्त पोषण पर भी बात की गई है कि हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के कई तरीकों और संसाधनों का जांच करेगी, जिसमें हरित बॉन्ड, कार्बन क्रेडिट और इसके लिए सब्सिडी वगैरह भी शामिल होंगे। इस पे क्या है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस पे बहुत सारी एजेंसियों को जोड़ा जाएगा और ये सभी मिलकर एक साथ इस पे काम करेंगे। ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत। मानव संसाधन विकास पर भी है कि इसका जो थीम है वो हरित हाइड्रोजन, जैसे कि जो इंजीनियर्स हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं जो इस क्षेत्र पर रिसर्च करेंगे, या जो उद्यमी है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके लिए कुशल जनशक्ति विकसित करना, इन सब आवश्यकताओं पे बेसिकली फोकस होगा। ठीक है, चाहे इंजीनियर हो, टेक्नीशियन हो, इन सब के लिए। इस पे कार्यबल के कौशल को बढ़ाने, इनका स्किल डेवलपमेंट करने, मौजूदा कार्यबल को पुनः कुशल बनाने और हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हरित हाइड्रोजन के लिए जागरूक करना, तो ये सभी इंपॉर्टेंट। इस पे क्या है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी बात की गई है इसके बारे में भी। यह थीम हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में नवाचार करने और उसे बाधित करने में स्टार्टअप की भूमिका पर भी प्रकाश डालेगा और इस पे कुछ सफल स्टार्टअप और उनके उत्पादों और सेवाओं को भी प्रदर्शित करेगा। अगर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ सक्सेसफुल अगर स्टार्टअप होते हैं तो उसके बारे में भी बताया जाएगा।
अब हरित हाइड्रोजन क्या है, आप इसके बारे में भी थोड़ा सा जान ले। तो हरित हाइड्रोजन जो है वो नई ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, जिसे आप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो या बायोमास जैसे नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का उपयोग करके जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादन इसका किया जाता है, ठीक है। महत्व क्या है, तो यह हाइड्रोजन का एकमात्र प्रकार है जिसका उत्पादन जलवायु तटस्थ तरीके से होता है, जिससे वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचना महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसलिए हरित ऊर्जा पे ज्यादातर फोकस किया जा रहा है। इस पे क्या क्या चीजें शामिल होंगी, तो परिवहन का क्षेत्र, उद्योग, विद्युत और इस्पातों जैसे विभिन्न क्षेत्रों को डीकार्बोनाइजेशन मतलब कम से कम कार्बन उत्सर्जन की बात है करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने का वैश्विक प्रयासों में योगदान देने की क्षमता के तहत इसे डेवलप किया जा रहा है। यह अतिरिक्त विद्युत का भंडारण, जरूरत पड़ने पर इसे जारी करके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अंतरायिकता को संतुलित करने में भी सहायता करेगा। इसे अन्य प्रकार के ऊर्जा वाहक जैसे कि अमोनिया, मेथनॉल या सिंथेटिक ईंधन में भी परिवर्तित किया जा सकता है हरित हाइड्रोजन को, जिसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए भी आगे किया जा सकता है। तो ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत में अगर हम हरित हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में बात करें तो क्या है, तो तकरीबन देश में 3.5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन विनिर्माण की क्षमता स्थापित करने हेतु कार्य भारत सरकार ने शुरू कर दिया है और वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष न्यूनतम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है प्रति वर्ष, ये ध्यान में रखिएगा। देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की कम लागत के कारण भारत में हरित हाइड्रोजन की लागत विश्व स्तर पर सबसे कम होने की उम्मीद है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इसके लिए संयंत्र बनाए जाएंगे उसकी लागत कम आएगी। इसलिए भारत ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और विभिन्न क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन के अनुसंधान, विकास और परिनियोजन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन ये मिशन है भारत सरकार का, इसको भारत सरकार ने चलाया है। इंपॉर्टेंट अगला जो एक और है हमारा इंपॉर्टेंट है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इसके बारे में देखेंगे। ये 2023 में हुआ है और इंपॉर्टेंट है, क्या खास बात है इसमें देखेंगे। तो इस पे जो है कि भारत ने वर्चुअल तरीके से ये आयोजित किया था, ठीक है। इसका भारत का दूसरा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, VOGSS, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, ठीक है। साउथ समिट मतलब, हाँ। और यह शिखर सम्मेलन जनवरी 2023 में उद्घाटन शिखर सम्मेलन के बाद संपन्न हुआ, जो कि राष्ट्रों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने और ग्लोबल साउथ में अपने नेतृत्व को सशक्त करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बात क्या कह रहा है, ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की बात कर रहा है। तो यहां पे ग्लोबल साउथ है क्या, ये आपको समझना जरूरी होगा। एक्चुअली ये जो ग्लोबल साउथ है ना, ये भौगोलिक अवस्थिति के कारण नहीं है, इसका कारण कुछ और है जो हम देखते हैं। क्या है देखेंगे अभी। ये जो दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, वैसी क्या खासियत है पहले आप देख लें। तो इसका थीम है, जब इसका उद्घाटन हुआ था तो टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन्स ट्रस्ट, ये। और जब इसका समापन हुआ तो थीम था ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। इस थीम के साथ शुरुआत और इस थीम के साथ समापन। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के परिणामों का प्रसार करना तथा विकासशील देशों के हितों पर विशेष ध्यान देने के साथ G20 निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया था। इस पे आगे देखें तो इसका क्या परिणाम है, तो इसका जो परिणाम निकला, ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस दक्षिण, इस पे क्या है, तो ये एक पहल शुरू किया गया और इस पहल का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री ने ही किया था, जिसका उद्देश्य है कि ज्ञान कोष और थिंक टैंक के रूप में कार्य करके जो विकासशील जितने भी देश हैं उनके बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा है, विकासशील देश। भले ये पहल ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस दक्षिण है, लेकिन अभी हम इसको आगे समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आप पहले इसके पहल को समझ लें। विषयगत चर्चाएं इस पे की गई, ये मंत्री स्तरीय सत्रों में सतत विकास लक्ष्य पे बात हुई, ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु वित्त, डिजिटल परिवर्तन, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास,
आतंकवाद विरोधी, वैश्विक संस्थान में सुधार, इन सब सहित विषयों पे एक विस्तृत इस पे चर्चा हुई है। तो ये भी आपको देखना होगा। इजरायल हमास संघर्ष के बीच संयम बरतने का आह्वान किया गया इस शिखर सम्मेलन में। तो भारत ने इजरायल हमास संघर्ष से प्रभावित जो भी नागरिक हैं उनकी दुर्दशा को लेकर गहरी चिंता इसमें व्यक्त की और उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को संयम बरतने, निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने तथा तनाव को कम करने की दिशा में कार्य करने की तत्काल आवश्यकता पर भी इसमें जोर दिया है। इसमें ग्लोबल साउथ के लिए 5C का कॉन्सेप्ट दिया गया है। कौन सा 5C है? भारत ने दिया है ग्लोबल साउथ के लिए 5C की अवधारणा, जिसमें क्या कहा गया है? पहला है परामर्श, यानी जो पहला C है वो है आपका कंसल्टेशन। दूसरा है सहयोग यानी कॉपरेशन। तीसरा है संचार यानी कम्युनिकेशन। आपका चौथा है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। और पांचवा है क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग। ये 5C का भारत ने ग्लोबल साउथ पहल के साथ इसका आह्वान किया है। अब ये ग्लोबल साउथ है क्या, ये थोड़ा सा समझो, ठीक है ना, क्योंकि नाम से लग रहा है कि वैश्विक स्तर पे दक्षिण के लिए बात हो रहा है, दक्षिण के क्षेत्रों के लिए। तो ये बेसिकली उस तरीके से नहीं है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध के लिए नहीं। क्या है आप ये समझिए तो थोड़ा। तो ग्लोबल साउथ जो है, जिसे अमूमन पूर्णतः भौगोलिक अवधारणा के रूप में गलत समझा जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं भौगोलिक स्थिति के कारण इसे समझते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यह भू राजनीतिक, ऐतिहासिक या विकासात्मक कारकों पर आधारित विविध देशों को संदर्भित करता है, ठीक है। हालांकि यह मात्र अवस्थिति द्वारा परिभाषित नहीं है, यह ध्यान में रखेंगे, अवस्थिति के द्वारा परिभाषित नहीं है। मोटे तौर पर विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाले देशों का प्रतिनिधित्व करता है, उन देशों के बारे में जहां पे विकास से संबंधित, डेवलपमेंट से संबंधित चैलेंजेस हैं, जो विकासशील देश हैं उनके बारे में ये है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल साउथ में कई देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए ध्यान में रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि जो दक्षिण में है ग्लोबल स्तर पर वही, ऐसा नहीं है। जैसे कि भारत, चीन, अफ्रीका के अर्ध उत्तरी हिस्से, ये सभी देश आपके ग्लोबल साउथ में शामिल हैं। और भारत ही इसके लिए अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ से शिखर सम्मेलन की आप देखी ना। जबकि ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड, जो ये दोनों देश जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, ये दोनों ग्लोबल साउथ में शामिल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ग्लोबल साउथ का मतलब ऐसा नहीं है कि वैश्विक स्तर पर दक्षिणी गोलार्ध वाले देश, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दक्षिणी गोलार्ध में है, फिर भी वो इसमें शामिल नहीं है, और उत्तरी गोलार्ध वाले देश इसमें शामिल है। किस आधार पर शामिल इसमें किया गया है? विकासशील देशों को रखा गया है, जो विकास से संबंधित चुनौतियों का सामना करते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। इसका थोड़ा सा अगर आप ऐतिहासिक संदर्भ अगर समझेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। एक लाइन है जिसका नाम है ब्रांट लाइन। इस ब्रांट लाइन से ही उन क्षेत्रों को इसमें संदर्भित किया गया है जो कि ग्लोबल साउथ इस पे कंट्रीज में आते हैं। यह रेखा 1980 के दशक में पूर्व जर्मन चांसलर थे विली ब्रांट, इन्हीं के नाम पे इसका नाम ब्रांट लाइन है। इन्होंने क्या किया था कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर उत्तर दक्षिण विभाजन के दृश्य चित्रण के रूप में इसको प्रभावित किया था, ठीक है। उत्तर और दक्षिण का विभाजन प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर। यह रेखा वैश्विक आर्थिक विभाजन का प्रतीक है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों इसमें शामिल नहीं है, अफ्रीका, मध्य पूर्व, भारत और चीन के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए महाद्वीपों में टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है। विकासशील देशों की बात है, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। उत्तर और दक्षिण का विभाजन है, इसीलिए इसको ब्रांट लाइन भी कहा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली G77 के रूप में आया। वर्ष 1964 में 77 देशों का एक समूह बना, G77 उस समय अस्तित्व में आया जब इन देशों ने जिनेवा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पहले सत्र के दौरान एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और उस समय विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी ये संगठन था G77, ये ध्यान में रखिएगा। और इस पे वो वही जो आपका ब्रांट लाइन है वो है, अगर आप इस मैप में देख रहे होंगे, देखिए द ब्रांट लाइन की बात है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहां से ये लाइन ऐसे गुजरी है और ऐसे होते हुए ऐसे होके ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है।
तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसी के बारे में ये पूरी बातें की गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज जो हम लोग महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ रहे थे, इसका पार्ट 2 भी समाप्त होता है। अब इसके नेक्स्ट सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आएंगे हम लोग। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।